नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान पर। बात करते हैं जीएस प्लेटफॉर्म की। तो जैसा कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको किसी भी कंपटीशन के लिए अगर जीएस की नीड है या जीएस आपको हेल्प कर सकता है तो आप हमारे चैनल से जरूर एक बार जुड़िए, देखिए क्या क्या उसमें हेल्प हो सकती है आपकी। ठीक है, सर्वोदय इंस्टीट्यूट के जितने विद्यार्थी हैं हम उन सबसे कहेंगे कि अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है फेसबुक, सोशल मीडिया या फिर टेलीग्राम के माध्यम से, तो सभी लोग जितने मतलब सर्वोदय इंस्टीट्यूट पे हो वो सभी के सभी जीएस ज्ञान को भी आप सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ उससे। अब हम जीएस ज्ञान को ही कंटिन्यूटी करेंगे। उसका रीजन मैंने बता रखा है कि वो चैनल उतना आगे ग्रो नहीं कर पाया, इसमें भी लोग कम जुड़ रहे हैं। बट मेरी पूरी कोशिश है कि जैसे कंटिन्यूटी बनी रहेगी ना यूट्यूब पे, तो बच्चे बहुत सारे जुड़ेंगे। सिलेक्शन बच्चा तो जो विद्यार्थी हमसे पढ़ चुका है, हमने मेहनत की है, तो मुझे उतना विश्वास है कि रिजल्ट भी हमारा अच्छा आएगा और आगे भी अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी जैसे केवीएस, एनवीएस, एलटी ग्रेड, यूपी, एसआई, लेखपाल, 4-5 एग्जाम का फोकस पॉइंट है और उन सभी संबंधित जो भी जीएस की हेल्प है आप पढ़ सकते हो। और अगर आप लोग इंटरेस्ट व्यक्त करो तो फिर मैं जैसे हिंदी के टीचर हो गए उनसे बात करूं। लेकिन ये है कि कुछ बच्चे इतने हो जाएं, जैसे आपको मालूम चला कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो इकोनॉमी हमसे पढ़ लीजिए आप। हम अपना एक कोई कोर्स ऐसा या एक नॉमिनल अमाउंट रख के उस चीज को लॉन्च कर देंगे। जैसे आपको पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर जो भी पढ़ना है। वैसे तो मैं वीकली करंट अफेयर आपको दे रहा हूँ, बहुत कुछ फ्री में है, उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी करेंगे जिससे कुछ एक थोड़ा सा रेवेन्यू भी जनरेट हो ना। चलिए आइए ये बात करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा हैं, हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये सब केवीएस एनवीएस में बहुत ज्यादा आपका देखिए बहुत टफ नहीं आने वाला है। प्रीलिम सबके लिए केवीएस एनवीएस का कॉमन ही रहेगा। मैंने यूपीएसआई भी देखा है, हमेशा क्वेश्चन टफ बच्चा नहीं आते, कुछ क्वेश्चन सिंपल से सिंपल होते हैं ना। तो उसी में मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और उन दोनों वीडियो को पढ़ा दिया है मैंने। ये 101 क्वेश्चन, मतलब आज आपको 50 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। ऐसे एक एक दिन छोड़ करके हम हिस्ट्री कम से कम 400-500 क्वेश्चन कोशिश करेंगे करवा दें आपको ना। शून्य की खोज किसने की? ये सबको पता है कि आर्यभट्ट है। गुप्त वंश के सॉरी जो है मतलब गुप्त काल जो है समय के हैं आर्यभट्ट। ठीक है, और ये बाकी के सब भास्कर, वरामिहिर, सुश्रुत, ठीक है, ये सब भी हमारे एक सब साइंटिस्ट ही है ना। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था, सेकंड अशोक? तो देखिए इसमें ऐसे कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसको तो मत कहिए, ये तो उनके बाबा ही है। हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। ठीक है, द्वितीय अशोक की संज्ञा जो दी गई है वो सम्राट हर्षवर्धन को दी गई, जो हर्षवर्धन के एक राजा रहे। इनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा या अपनी एक इंपॉर्टेंस रही, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। इसके बाद है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो पेशावर है, ठीक है, मथुरा है, मथुरा है, वाराणसी है, प्रयाग है, यानी प्रयागराज, ये सही है। यहाँ अपनी बहन के साथ ये मतलब जाते थे, ठीक है, और वहीं पर जा करके ये जो है इस प्रकार की सभा का आयोजन करते थे। यहाँ तक कि सारे कपड़े भी दान कर देते थे। तो ये एक इनका क्या था कि एक 6-6 वर्ष पे जा करके वहां पर ये धार्मिक सभा का आयोजन करते थे और ब्राह्मणों को, जितने भी लोग थे उन सबको दान बांटने काम करते थे। ज्यादातर अपनी आर्थिक जो एक सोर्स ऑफ इनकम था वो डोनेट करते थे हर्षवर्धन। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रिक साथ जाते थे ना। मिहिर कुल का संबंध किससे है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। तो कुषाण से नहीं है, मौखरिस नहीं, गुप्त नहीं है, हूण है। ये एक मतलब एक प्रकार के मलेच्छ, बर्बर एक प्रकार की मतलब जनजाति कह सकते हो। लेकिन मिहिर कुल का इतिहास में नाम है ना, ध्यान रखिए। मिहिर भोज अलग है, मिहिर कुल अलग है। तो ये हूण वंश से संबंधित है। क्वेश्चन भी आता है पीसी वगैरह मेंस में कि हूण कौन थे, इनके बारे में जानकारी दीजिए ना। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। बाणभट्ट तो कनिष्क, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कुछ ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे। इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन, बाणभट्ट ना। ठीक है, तो बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन थे। ठीक है, बाणभट्ट की जो मतलब रचना है उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप पढ़ते हो, अच्छे विद्यार्थी हो, तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, किस समय से आरंभ हुई थी? मतलब पहले बाल विवाह नहीं होते होंगे, लेकिन एक टाइम के बाद शुरू हो गए होंगे बाल विवाह। चूंकि चाइल्ड मैरिज अभी भी चल रही, हालांकि अब बहुत हद तक सरकार ने कंट्रोल कर लिया है।
इसका राइट आंसर गुप्त काल में है ना, ठीक है। वन लाइनर है, इसमें थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा सभी लोगों से, यही हम कहेंगे कि आप पढ़ लीजिए। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए ना, सोने के सर्वाधिक सिक्के। देखिए सोने के सबसे पहले नहीं पूछ रहा, सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है वो जारी किए गए हैं मतलब कुषाण काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के सबसे पहले पूछता तो बात अलग जो है तब हो जाती, सर्वाधिक मात्रा में या बड़े लेवल पे ये कुषाण जो है मतलब काल की बात है ना। इसके बाद है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी, ठीक है। तो वैसे सब लिपियां ही है, खरोष्टी है एक जो दाई से बाई ओर चलती थी, याद है। बाकी सब जो है वो आप समझते हैं बाई से दाई चलती है, खरोष्टी ही सिर्फ एक ऐसी है जो दाई से बाई ओर चलती थी, ये सम्राट अशोक के समय पर थी फेमस। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन है नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, राइट आंसर समुद्रगुप्त है ना। इसी को वीए स्मिथ ने इसको क्या बोला था, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन ना। तो ध्यान रखेंगे इसने कोई युद्ध नहीं हारा, सारी युद्ध ये जीता, ठीक है। चलिए समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो गुप्त वंश को सभी लोग जानते हैं, गुप्त वंश को गोल्डन इरा, गोल्डन इरा ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, गोल्डन इरा ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। रीजन किस कारणों से कहते हैं, कला और स्थापत्य के कारण, ठीक है। लिटरेचर का बहुत डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। ऐसे ही मुगल है, मुगल को भी गोल्डन इरा ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। दो डायनेस्टी ऐसी है, एक गुप्त डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी, जिनको गोल्डन इरा ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है मुजरिस। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। देखिए ये तीन जो है साउथ इंडिया के हैं जिनको संगम काल कहते हैं, चेर चोल पांड्य, चेर चोल पांड्य ना। तो ध्यान रखेंगे यहां पर चोल है, इसको तो काट दो, चेर इज द राइट आंसर। मुजरिस जो है उसी का प्रमुख जो है बंदरगाह था। ये कुछ इस तरीके से जो है ऐसे हिस्सा है, और ये केरला पड़ता है ना, केरला में चेर ना। चलिए इसके बाद हमारा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ये देखिए ये सारी डायनेस्टी, एक बात ध्यान देंगे सभी लोग, सारी डायनेस्टी के फाउंडर अगर कहीं रियल फाउंडर है तो लास्ट जो उसका शासक है तो ये पढ़ लेंगे, या उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, या उनका ऑफिशियल सिंबल क्या है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक कौन था इसमें, वो श्री गुप्त है, ठीक है। अगर वास्तविक पूछते हैं, वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर, तो वो चंद्रगुप्त है ना। चलिए इसके बाद गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी या आधिकारिक भाषा क्या थी जिसमें वो काम करते थे। देखिए ठीक है, गुप्त शासक पूछ रहे हैं ना तो संस्कृत सही है ना। चलिए पाली, हिंदी से कोई मतलब उस समय नहीं है। भीमबेटका का किसके लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गुफाओं के शैलचित्र, सोन नदी का उद्गम स्थल, खनिज, इनमें से कोई नहीं, गुफाओं के शैलचित्र, ठीक है। भीमबेटका मध्य प्रदेश ना। चलिए इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, या एक कारपोरेशन था, या एक मतलब संगठन था, ठीक है। ऐसा आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मणिग्राम, ठीक है, मणिग्राम ना ये था ना। चलिए इसके बाद जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह मिलेगा। इसका राइट आंसर चावल है ना, ठीक है, तेंदुल, ठीक है। चलिए इसके बाद गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था ना, गुर्जर प्रतिहार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ना। इसके बाद है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई। देखिए सारे क्वेश्चन किसी न किसी वनडे एग्जाम में आए हुए हैं ना, आप कभी भी देखेंगे मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर कपिल वस्तु है, लुम्बिनी ना। चलो महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, महात्मा बुद्ध, ये देखिए दो हमारे ऐसे मतलब क्षत्रिय राजकुमार हुआ, एक महात्मा बुद्ध हुए, एक महावीर स्वामी हुई। दोनों की जीवनी, दोनों के बारे में क्वेश्चन हमेशा आता है। इसका राइट आंसर शाक्य कुल है ना। चलिए इसके बाद है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया। ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहे हैं इसलिए फटाफट आंसर दे रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं, आप लोग पढ़ लेना। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया, कुशीनगर, बोधगया, वैशाली, सारनाथ। सबको पता होना चाहिए सारनाथ, ठीक है।
चलिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है और इसको घुमा फिरा के कई बार पूछते हैं ना। कुषाण है, मौर्य है, गुप्त है, कण्व है। देखिए, कुषाण तो हो गए विदेशी में, तो अगर मौर्य, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, देखिए बहुत सिंपल सा है। अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो अगर प्राचीन भारत में अगर हम मौर्य वंश को अगर हम सेंटर पॉइंट मान लेना, तो मौर्य वंश से पहले और मौर्य वंश के बाद, ठीक है। तो इनसे पहले दो आक्रमण होंगे, एक होगा फारस का, ये विदेशी है, और दूसरा हो जाएगा यूनान का यानी अलेक्जेंडर का, ठीक है। बाद में चार हैं, चार कौन सा है? हिंद यवन, हिंद यवन इंडो बैक्टीरियन, ठीक है, ये एक हो जाएगा। फिर शक हो जाएगा, फिर पहलव हो जाएगा, और फिर नंबर 4 पे कुषाण हो जाएंगे। थोड़ा पहलों की भूमिका ठीक है, पहलो या परथियाई भी कह सकते हो। ये 6 विदेशी शासक हैं या 6 विदेशी राजवंश हैं जो भारत पर आक्रमण करेंगे, ट्राई करेंगे, कामयाब भी होंगे। प्राचीन भारत में सिर्फ 6 विदेशी जो है मतलब शासकों ने आक्रमण किया, या 6 राजवंशों ने आक्रमण करने की कोशिश की। फारस से, ठीक है, डेरियस फर्स्ट, यूनान से अलेक्जेंडर, फिर हिंद यमन से जो है यहां से आपको मिनांडर, फिर यहां से जो है रुद्रदामन, ठीक है, और कुषाण से कनिष्क, ऐसे कई मिलेंगे ना। तो सबसे, अब जब प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो मौर्य के बाद देखिए सब आए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर मौर्य वंश हो जाएगा ना, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? क्योंकि इसका राइट आंसर बिंबिसार होगा। अकबर को तो काट ही दीजिए ना, बिंबिसार सही है, दोनों के मिले थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर यही है, चाणक्य की मदद से नंद शासक घरानंद की हत्या करके ये काम हुआ। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? तोल है, दिनार है, पण है, काकड़ी है। इसका राइट आंसर पण है, ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। मतलब स्वर्ण के सिक्के को जो है निष्क, ठीक है, ऐसे तांबे के मासक, चांदी के, हमने आपको पण बताया था, ये हमने आपको पढ़ा रखा, अगर देखा हो आपने वीडियो। महावीर की मृत्यु कहां हुई? ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर पावापुरी ना। चलिए, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, ये आपको बोलना है। वाराणसी, कुशीनगर, गया, और मतलब सारनाथ। गौतम बुद्ध ना, ठीक है, सारनाथ, ठीक है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, ये देखना है ना। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, चलिए, ठीक है। इसके बाद भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में, तो इसका सही आंसर है हिंद यूनानी इंडो बैक्टीरियन का जो है सबसे ज्यादा था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? ये सारे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। देखिए, मौर्य काल में नालंदा की उतनी भूमिका नहीं थी, वैशाली को मतलब नहीं, उज्जैन मतलब नहीं है, तक्षशिला, ठीक है, ये सही है। यहीं पर जो है चाणक्य वगैरह, चंद्र मौर्य वगैरह की भूमिका है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ये सभी लोग जानते हैं, सम्राट अशोक। इसके बाद है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? सम्राट अशोक ने की ना। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थी या किसके दरबार संबंधित थे? ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट कनिष्क ना, ठीक है। चरक भी पूछेगा ना, चरक संबंध जो है चिकित्सा से है। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण वंश का संस्थापक जो है वसुदेव था, ठीक है। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश की स्थापना की गई। बहुत छोटे छोटे राजवंश हैं, आप मान के चलिए मुश्किल को 45 साल भी शासन सही से नहीं रहा है ना, तो कर्ण वंश वगैरह ये सब बहुत हल्के रहे हैं डायनेस्टी। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं मतलब चलाई थी ना? तो बड़े पैमाने पर, ठीक है, वो भी हमने बोला, ये भी मतलब कुषाण शासक ही हो जाएंगे। बड़े पैमाने पर मतलब कुषाण शासकों ने ही चलाई थी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका एक अन्य नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेशावर का ना, पुरुषपुर।
इसके बाद भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया था? रेशम मार्ग ना, जब रेशम मार्ग की बात आती है तो ये कनिष्क का ही नाम आता है, सम्राट कनिष्क। इसने चीन को भी एक प्रकार से परेशान करने की कोशिश की और रेशम मार्ग निर्माण को बंद कर दिया था, जो उधर जा रहा था पश्चिमी देश की तरफ। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका आंसर भी कनिष्क होगा ना। चलिए, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? अब देखिए, सर्वप्रथम मुद्राएं सबसे पहले किसने चलाई? तो फिर इंडो बैक्टीरियन, ये सही है। बड़े पैमाने पर चलाई, नियमित रूप से चलाई, वो कुषाण शासक है ना, ये भूलेंगे नहीं। सर्वप्रथम किसी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है ना भाई। मान लो मैं ही 50 क्वेश्चन बता रहा हूं, किसी प्रश्न में मुझे भी एक डाउट हो सकता है, या मेरे पास कोई पोडियम हो, कुछ हो, तो ऐसा तो मैंने व्यवस्था कुछ की नहीं है, तो मालूम चला मैं पहले पढ़ाने से पहले एक बार नजर डाल लेता हूं, फिर मान लो कहीं 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 19-20 कहीं, वैसे तो होता नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ाते वक्त हो गया था, तो मैंने कमेंट किया था, सबसे पहले मैंने कमेंट किया उस पर कि ये मिस्टेक मुझसे हो गई है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। तो कभी भी ऐसा कुछ लगता है आपको कि मेरे द्वारा कोई मिस्टेक है, तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उसके लिए मैं वैसे बड़ा अपोलाइज होता हूं कि भाई हमसे गलती होनी नहीं चाहिए, बच्चा फिर भी इंसान ही है सब लोग, ठीक है। चलिए, इसके बाद सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? आप देखिए, सुंग वंश के बाद पूछ रहा, तो सुंग जो है ये ब्राह्मण वंशी है, और फिर कण्व ने शासक किया। सुंग वंश के बाद कण्व शासकों ने शासक किया, ठीक है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ये है पेन चाओ, ठीक है, पेन चाओ। इन सब के नाम पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे ही, सब बदले नहीं, ठीक है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के मतलब चलवाए? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नियमित रूप से जो चलवाए वो भी जो है मतलब कुषाण ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद मौर्य हैं भाई, ये बात सही है कि चाणक्य के कहने पर या चाणक्य के मतलब इशारे पर 6 लाख की सेना लेकर के इन्होंने पूरे भारत को रौंद डाला। और वो जो चाणक्य का सपना था कि अखंड भारत की स्थापना जो मैंने सोची है, उसे हम कामयाब करके मानेंगे ना, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बता ले जाएंगे सभी लोग, गिरिब्रज या राजगृह, ठीक है, बिल्कुल सही, यही सही। बाद में फिर पाटलिपुत्र, ठीक है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मगध का राजा ना, तो मगध का राजा, ठीक है, सिकंदर के समकालीन था, तो उस समय ये था, मतलब महापदम नंद का बेटा धनानंद, ये था ना, नंद की सेना ना। लेकिन ये मस्त आराम से बढ़िया रह रहा था, इसी को चाणक्य समझाने अब चले गए, समझाने में मामला गया बिगड़, और बिगड़ा ऐसा कि चाणक्य को बात ज्यादा अंदर तक चुभी। फिर उन्होंने सोचा कि अब इसकी सत्ता ही उखाड़ के फेंकेंगे। फिर उन्होंने एक ऐसे लड़के का चयन किया, वही लड़का आगे चल के एक सम्राट बनेगा जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चाणक्य की सूझबूझ की वजह से ये सब संभव हो पाया ना। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था ना? तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो छठी मतलब सदी में है, 600 BC में ना, गंडक सोन नदियों के पास में ना। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ठीक है, बड़ा हैरत में लगेगा आपको। टोपरा, हरियाणा, कंधार, अफगानिस्तान, गिरनार, गुजरात, पाटलिपुत्र, मगध, इसमें नहीं है, यही सही आंसर है, सी वाला। एक्चुअली में साक्ष नहीं मिले हैं, लकड़ी वकड़ी पे मतलब कराए गए होंगे, जो आगे चल के मिट गए होंगे, पत्थरों पे होते तो मिले, आपको मिल जाते। लकड़ी वगैरह एक समय बाद क्या होगी, वो नष्ट ही हो जाएगी। अर्थशास्त्र का लेखक जो है वो किसका समकालीन था? तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन हुआ? चाणक्य। अब समकालीन किसके होंगे? इनके तो होंगे नहीं, इनके तो होंगे नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन होंगे ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन, ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्रम लगाने का आता है। तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश है, ठीक है। जैसे अगर आप वंश की बात करें तो सबसे पहले आए हर्यक वंश, सबसे पहले कौन आए? हर्यक वंश। फिर आए तो शिशुनाग वंश, फिर आए नंद वंश, फिर आए मौर्य वंश, फिर आए शुंग वंश, फिर आए कण्व वंश, फिर आए सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। ये क्रम मत भूलिएगा।
ये एग्जाम में आपके क्रम लगाने को आ सकता है। ठीक है, बात क्लियर है ना। इसके बाद अब इसी को आगे पीछे जैसे भी वो सेट करके पूछे, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी को तो खैर काट ही दो, हिंदी उसमें कोई मतलब नहीं था। ठीक है, प्राकृत इज द राइट आंसर। पाली जो है वो बौद्ध ग्रंथों में मिलेगी, आपको जैन ग्रंथों में मिलेगी। ठीक है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगनिस जो मतलब मेगस्थनीज हैं, ठीक है, जो मतलब सेलुकस के एक प्रकार से व्यक्ति थे जिनको दूध बना के भेजा था, ये क्या है? इंडिका है ना, इंडिका। वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मतलब उपलब्ध है, वो क्या है? वो सोर्स क्या है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो ये इंडिका करती है, मेगास्थनीज की इंडिका करती है। यही पहला भारत आया था दूत, एक प्रकार से विदेशी आने वाला पहला व्यक्ति भी है ना, जो दूत के तौर पे आया और चंद्रगुप्त के दरबार में काफी समय तक रहा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। तो ये 150 क्वेश्चन आपके हो गए। एंशियंट हिस्ट्री में ज्यादा इसमें क्वेश्चन है, वही मैंने करा रखा है। 3 वीडियो आपको एज ए कंटिन्यूटी मिल जाएंगे, इनको पढ़ लीजिएगा। और बाकी बहुत कुछ सर एक एक क्वेश्चन से सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है अगर आप मेहनती बच्चे। देखिए देर सवेर, अगर हमको इतना पता है, अगर आप मेहनत करने वाले विद्यार्थी हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सिलेक्शन तो आपका होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बस लगे रहिए। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपका जीएस में, मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में, इंग्लिश में कोई विषय अगर कमजोर है, तो जब तक कमजोर रहेगा वो सिलेक्शन आपका नहीं होने देगा। उसका एक ही तरीका है कि उस विषय को आप फिर से कोचिंग के माध्यम से, फिर से किसी अच्छे टीचर के संपर्क में आकर उसको फिर से पढ़ो आप। जब तक विषय कमजोर रहेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। ये सारे विद्यार्थी जो सिलेक्टेड होंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जरूर इस बात को गौर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का। देखते रहो, जुड़ते रहो और ऐसे ही आप सब लोग सपोर्ट करते रहो।